औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नया सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ। कॉरपोरेट या कंपनी लॉ बुनियादी तौर पे डील करता है ऐसे तमाम कवानीन जो कि किसी कंपनी को बनाने से लेके उसको इस्टेब्लिश करने से लेके उसको ऑपरेट करने से लेके उसको वाइंड अप करने तक के सारे मामलात को डील करता है। इस सिलसिले में आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री क्या है कंपनी की, बैकग्राउंड ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान, व्हाट इज़ कंपनी और उसके फीचर्स और उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है कंपनी लॉ का, द नेचर ऑफ कंपनीज। इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें नंबर 1 जो है, हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस काबिल होंगे कि हम जान सकते एक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ कंपनी इन पाकिस्तान, व्हाट इज कंपनी, मेन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी और टाइप्स ऑफ अ कंपनी। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं the three main forms of business are sole tradership, partnership or company. A major disadvantage for sole traders and partners is that they have unlimited liability for the debt of their business. आपने बड़ी डिटेल से बिज़नेस इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, काउंटिंग के अंदर भी आपने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। आप इनको जानते हैं अच्छी तरीके से कि सोल ट्रेडरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है और कंपनी क्या है। जो सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप है, इनमें सबसे बड़ा जो मसला है या कबाहत जो है वो ये है कि जो ज़िम्मेदारी होती है ओनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि इन केस ऑफ लॉस इन कंपनी देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। मीन कि अगर एक शख्स ने, सोल ट्रेडर ने लाख रुपए का बिजनेस शुरू किया हुआ है और उसने कुछ बैंक वगैरह से या दोस्तों से या कंपनी से उधार लिया हुआ है और वो बिज़नेस डूब जाता है तो उसको अपने ज़ाती मकान बेच के भी उसको पूरा करना पड़ेगा। सेम इस तरह पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स को नुकसान की सूरत में अपनी ज़ाती जायदाद बेचनी पड़ सकती है। द ओनर ऑफ कंपनीज ऑन द अदर हैंड हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है या इसकी ब्यूटी जो है कंपनी की वो ये है कि जो ओनर्स होते हैं, जिन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनकी लायबिलिटी जो है, जिम्मेदारी होती है, जितना उन्होंने शेयर ख़रीदे होते हैं उस तक लिमिटेड होती है, महदूद होती है। यानी इन केस ऑफ लॉस वो सिर्फ उतनी लिमिट के ज़िम्मेदार होंगे जितने के उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं। अगर शख्स ने 1000 रुपये के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो 1000 रुपये का ज़िम्मेदार होगा। नुकसान की सूरत में सिर्फ उसका 1000 रुपया डूबेगा, उसको ज़ाती
जायदाद जो है वो नहीं बेचनी पड़ेगी, या वो नुकसान को शेयर नहीं करेगा उस लिमिट से ज़्यादा। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंपनी इन पाकिस्तान। द कॉरपोरेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज गवर्न्ड बाय कंपनी ऑर्डिनेंस ऑफ 1984। The history of corporate law in this region is much older than the history of Pakistan. Great Britain passed Companies Act in 1908, which introduced several important provisions relating to company administrations. यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले कंपनीज की जो तारीख है बरसगीर के अंदर, वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रखती है। और इन 1913 आफ्टर 5 years कंपनी एक्ट ऑफ 1930 was passed in British India। पाकिस्तान बनने से पहले 1930 में 1908 के जो प्रोविजंस हैं कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब है, उसके 5 साल गुजरने के बाद 1913 के अंदर पहला एक्ट पास किया गया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कंपनीज को चलाने के लिए बनाया। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1914 and 1947 and adopted the Companies Act of 1913। पाकिस्तान जैसे बना, तो जिस तरह बाकी बहुत से कवानीन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने सेम अडॉप्ट कर लिए, उनमें से कुछ अभी तक वही चल रहे हैं। जैसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इस तरह जो लेबर लॉज हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो अभी तक सेम वही चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान बनने से पहले थे। In 1959, a company law commission was set up to make laws in accordance with the modern times। पाकिस्तान बनने के बाद 1959 में, यानी 1947 के बाद एक कमीशन कायम किया गया, जिसका मकसद था कि मॉडर्न टाइम्स को सामने रखते हुए जो है वो लॉज बनाए जाएं। रिपोर्ट ऑफ कंपनी लॉ कमीशंस ऑफ पाकिस्तान वाज पब्लिश्ड इन 1960, और उस कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की 1960, एक साल बाद। फाइनली कंपनी एक्ट of 1913 was replaced by the Companies Ordinance 1984, और उस कमीशन की रिपोर्ट की बेस पे भी 24 साल बाद 1984 में ज़्यादा दौर के अंदर कंपनी ऑर्डिनेंस कायम हुआ, जो कि अब भी कई साल तक पाकिस्तान में वो चलता रहा, और बाद में वही जो ऑर्डिनेंस हैं 2017 में एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज जो है वो मार्ज वजूद में आती रही, 1984 से पहले वो 1913 के एक्ट के मुताबिक मार्ज वजूद में आती, वही कवानीन लागू होते थे। लेकिन 1984 में ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जितनी भी कंपनीज हैं वो 1984 के ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो वो इनकॉर्पोरेट होती हैं, उनको चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, और उनको वाइंड अप किया जाता रहा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। एक्ट पार्लियामेंट जारी करता है और ऑर्डिनेंस जो है वो सदर जारी करता है।
हम इसको बड़ी डिटेल से बिजनेस लॉ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। वो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इट्स मेन पर्पस वाज, उस वक़्त 1984 में जब ऑर्डिनेंस जारी किया गया तो उसके पीछे मकासद क्या थे? उसमें एक बड़ा मकसद जो था वो ये था, वाज टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड with the companies and certain other associations। उसके मुताबिकत बनाने के लिए इन उस लॉ को, उस ऑर्डिनेंस जारी करने का जो मकसद था वो ये था कि इस कानून को, कंपनीज के कानून को कंसोलिडेट किया जाए। सेकंड पर्पस वाज टू मेक श्योर द ग्रोथ ऑफ कॉरपोरेट इंटरप्राइज इन पाकिस्तान। और दूसरा मकसद ये था कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है इसको ग्रो किया जाए। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने, शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड क्रेडिटर्स, जो बैंक्स वगैरह हैं या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं या डिवेंचर होल्डर हैं या जिन्होंने इस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट की है, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना। This is important because foreign investments require better protections and minimum risk। और ये भी मकसद था पाकिस्तान के अंदर कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और वो जब फ़ॉरेन बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टर बाहर का होगा, तो वो अपनी प्रोटेक्शन चाहेगा और मिनिमम रिस्क चाहेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एंड हेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज़ टू सेव देम। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी को बेहतर करना, उसकी तरक्की करना, ये मकासद थे। द कंपनीज एक्ट 2017, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद 1984 में कंपनी ऑर्डिनेंस जारी किया गया, और उसके मकासद क्या थे? सेम इसी तरह 21st सेंचुरी में ये ज़रूरत बन गया था, कवानीन बहुत से चेंज हो गई थी, कंपनीज .com पे चली गई थी, और उस वक़्त की ज़रूरत थी कि जो कंपनी ऑर्डिनेंस है उसमें भी तब्दीली लेके आई जाए, उसको भी रिप्लेस किया जाए। Since the company's ordinance 1984 was too old to meet the requirement of businesses working in an evolving economic environment, the government enacted on 31st May the Companies Act 2017, the act that replaces the existing 33-year-old कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 33 साल बाद, जिस तरह के पहले 37 साल के तक जो है पुराना कानून जो है वो चलता रहा, 1913 और 1984 में कंपनी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। बाद में ठीक 33 ईयर्स के बाद 2017 में नवाज शरीफ दौर में जो है, चूँकि उस वक्त मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म था, तो 1984 के अंदर सदर था, इसलिए उस वक्त ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। बाद में जो 2017 में मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म पार्लियामेंट थी, इसलिए उन्होंने जो कानून लॉ पास किया, जो बिल पास किया, वो एक्ट कहलाता है। इसलिए अब जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होती हैं वो कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक है। तो कंपनीज एक्ट 2017 इज़ अ फेडरल लॉ एंड अप्लाइज टू दी होल ऑफ पाकिस्तान, और ये कानून पूरे पाकिस्तान पे लागू है। अब जिस तरह कंपनी ऑर्डिनेंस
1984 के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। सेम इसी तरह कंपनी एक्ट 2017 के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 उसमें है प्रोवाइड मैक्सिमम फैसिलिटेशंस टू द कॉरपोरेट सेक्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, स्ट्रेंथन्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मजबूत करना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जो ऊपर वाच करने वाले, सुपरवाइज करने वाली अदारे हैं, उनको मजबूत बनाना। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कंपनीज को वाच करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके इख्तियारात को मजबूत करना ताकि बैड गवर्नेंस के जो मसाइल थे, जो कंपनीज के डायरेक्टर्स वगैरह थे वो फ्रॉड करते रहे, इन्वेस्टर के पैसे को लूटते रहे, उसको बचाना था। और ये अदारों को मजबूत करने का मकसद ये था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करने का था ताकि वो जो लॉ है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। नंबर 3 है इंट्रोड्यूस मैक्सिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। कंपनीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, मसलन कंपनी को .com पे लेके जाना, ऑनलाइन लेके जाना। इसी तरह जिस तरह कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो पहले मैनुअल तरीके से होता था, अब कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस, शेयर्स के जारी करना, बैंकिंग चैनल के ज़रिए, ये सारे मामला जो हैं वो सारे जो अकाउंट्स हैं उनको कंप्यूटराइज करवाना, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स टू टैक्स डिपार्टमेंट, जितने भी मामला होते हैं, चाहे टैक्स के मामला होते हैं, चाहे रिटर्न जमा करवाने, वो सारे के सारे उसमें कंपनीज के अंदर टेक्नोलॉजी को, अकाउंट्स मेंटेन करने में टेक्नोलॉजी का यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करवाना। नंबर 4 पे प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देना इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को। और नंबर 5 अबॉलिश अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, और जो 1984 में अननेसेसरी रिक्वायरमेंट थी कंपनी को रजिस्टर करवाने और दूसरे मामलों में, उनको ख़त्म करना, अबॉलिश करना। नंबर 6 पे इंट्रोड्यूस अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजीज़, जो नई टर्म्स आई हैं बिजनेस के अंदर उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना। नंबर 7 पे रिमूव द डिफेक्ट्स इन द कंपनी लॉ, जो कंपनी लॉ पहले थे उनमें जो डिफेक्ट्स थे उनको ख़त्म करना। सॉफ्टवेयर रजीम्स फॉर द कंपनीज हैविंग नो स्टेक ऑफ द जनरल पब्लिक, और इसी तरह कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर रजीम्स जो है वो प्रोवाइड करना। इंट्रोडक्शन न्यू कंसेप्ट अडॉप्टेड बाय डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, नए नए जो कॉन्सेप्ट हैं अडॉप्टेड बाय डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस उनको इंट्रोड्यूस कराना। जुरिस्डिक्शंस इख्तियारात वगैरह, हदूद, हदें, ताकत, एम्पावर्स, उनको इंट्रोड्यूस कराना। जिस तरह जो कंपनीज के मतलब मामला होते हैं उनमें जुरिस्डिक्शंस को, डायरेक्टर्स की जुरिस्डिक्शंस, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसकी जुरिस्डिक्शंस, जो इख्तियारात हैं मुख्तलिफ, उनको इंट्रोड्यूस करवाना। स्टेप्स टूवर्ड्स पेपरलेस इन्वायरमेंट इन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अहम है। ऐसे इक़दामात करना ताकि मैनुअल काम कम से कम हो, ज़्यादा कंपनीज़ के मामला जो हैं वो भी, जो भी कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न जमा करवानी हो, वो सारी की सारी ऑनलाइन हो। और लास्ट है बट नॉट लीस्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, और जिन लोगों ने कंपनीज़ के अंदर, आपको पता है कि पैसा दो तरह से आता है, इंटरनल सोर्सेज से आता है और एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है।
इंटरनल सोर्सेज से क्या होता है, शेयर जारी करना शेयर होल्डर का, तो हफ़ज़ के साथ साथ जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने लोन या डिवेंचर्स हैं जिन्होंने लिए हुए, उनके मामला, उनके जो इंटरेस्ट है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। अब हम देखते हैं कि कंपनी है क्या। व्हाट इज कंपनी? द वर्ड कंपनी इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंपेनियो विच मीन्स कंपेनियंस। जो कंपनी है ये लिया गया है लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कंपेनियन का, जिसका मतलब है कंपेनियंस, दोस्त, तल्लक, वास्ते वाले। And the word corporation derived from Latin word corpus which means body. Company is third form of business organization which is formed under Company Act 2017 in Pakistan. कंपनी एक्ट के मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी को डिफाइन किया है प्रोफेसर एल.एच. हेने ने। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि कानून के तहत बनती है, हैविंग सेपरेटेड एंटिटी, उसकी जुदागाना हसीयत होती है, विद ए परपेचुअल सक्सेशंस एंड कॉमन सील, इसकी दायमी हसीयत होती है, और कोई भी मामलत करना हो तो कंपनी की मोहर इस्तेमाल होती है। कंपनी अपने नाम पे मामलत करती है, कोई भी लेन देन करना हो तो इसका मतलब यह है कि कंपनी एक मसनूई बॉडी है जिसे कानून के ज़रिए मार्ज़ वजूद में लाया जाता है। कंपनी एक्ट के मुताबिक इसकी अपनी एक जुदागाना हसीयत है, मीन के कंपनी कोई भी लेन देन करती है अपने नाम पे करती है, शेयर होल्डर के नाम पे नहीं करती, और ये दायमी हसीयत होती है, यानी कि किसी एक के शेयर होल्डर के या किसी इवन तमाम शेयर होल्डर के डेथ की सूरत में भी कंपनी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर अगर उनमें से कोई फौत हो जाता है या छोड़ के चला जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, लेकिन कंपनी को कोई असर नहीं पड़ता उसकी ज़िंदगी में, वो चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। कॉमन सील होती है कि कंपनी कोई भी कॉन्टैक्ट करना है तो कंपनी अपने नाम पे करेगी, है उसकी मोहर उस पर होगी मुआहदे के ऊपर। अकॉर्डिंग टू जस्टिस लिंडले, अ कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। कंपनी से मुराद एक अंजुमन है लोगों की, हु कंट्रीब्यूट, जो डालते हैं हिस्सा, इन शेप ऑफ मनी, पैसा लगाते हैं, आर मनी वर्थ, या कैश, इन शेप ऑफ कैश या अदर देन कैश, जिसमें ज़मीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, टू ए कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक से मुराद शेयर्स की शक्ल में, शेयर्स में, आम ऑर्डिनरी शेयर्स की शक्ल में, एंड एम्प्लॉय इट, और उस पैसे को, जो पैसा इकट्ठा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़, और उस पैसे को लगाया जाता है किसी मखसूस मकसद के लिए। वो चीज़ें बेचना भी हो सकता है, सर्विसेज बेचना हो सकता है, और उससे जो मुनाफा होता है वह तमाम शेयर होल्डर में तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। द कंपनी हैज सेवरल डिस्टिंक्ट characteristics. The significant ones are discussed here. नंबर 1 पे है सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे बड़ी जो खूबी है कंपनी की, अगर हम इसको कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, तो वहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जुदागना खसीयत नहीं होती। मीन के कोई भी लेन देन करना है, कोई भी मामला है, तो वो मामला मालिक करेगा, सोल ओनर करेगा, पार्टनर्स करेंगे, लेकिन कंपनी में उसकी अपनी हसीयत होती है।
A company is a separate legal entity from its members who constitute it. It can hold, purchases and sells properties and enter into contract in its own name. कोई भी मामला करना है तो कंपनी अपने नाम पे करेगी, शेयर होल्डर किसी के ज़ाती हमीद के नाम, असलम के नाम पे नहीं होगा. इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हु कैन सू एंड बी सूड. अगर किसी पे इसने मुकदमा करना है या किसी ने इस पे मुकदमा करना है तो वो कंपनी के नाम के ज़रिए होगा, किसी डायरेक्टर के नाम के ज़रिए नहीं होगा. दूसरा जो इसका फीचर है, जो खसूसियत है कंपनी की, दैट इज़ ए लिमिटेड लायबिलिटी. ये बहुत बड़ी जो है खूबी है इसकी, जो इसे मुनफरिद करती है दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन. द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. यानी जो शेयर होल्डर हैं, जितना किसी शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे हुए उस लिमिट तक वो नुकसान का जिम्मेदार होगा. अगर एक शख्स ने 1000 रुपये के शेयर खरीदे हुए तो 1000 रुपये का जिम्मेदार होगा. इससे ज़्यादा कंपनी को अगर ज़्यादा नुकसान उसके ज़्यादा होता है तो उसकी ज़ाती जायदाद को उसमें बेचा नहीं जाएगा. इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द मैक्सिमम लॉस ऑफ द शेयर होल्डर इज इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. उसकी फेस वैल्यू जो शेयर है उस हद तक हो सकता है. हेल्ड बाय हिम. द क्रेडिटर्स हैव नो क्लेम ऑन द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन. कंपनी का खात्मा हो जाए तो जो शेयर होल्डर उनके ज़ाती जायदाद पे कोई मुतालबा नहीं कर सकता. नंबर 3 है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. सब तीसरा नंबर पे ये है कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में देखें, अगर स्पेशली अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम देखें कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक शेयर पार्टनर अपना हिस्सा बेच देता है किसी तीसरे बंदे को तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी. लेकिन इसमें बड़ी खूबी जो है वो ये है, द शेयर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. इट डज नॉट रिक्वायर एनी permissions from the company or consent of other shareholders. The shares of listed company can be sold or purchased on the stock exchange and ownership transferred without any difficulty. However, in case of a private limited company, the transfer of shares is subject to the restrictions given in the company article. और नंबर 4 पे है perpetual existence, दायमी हसीयत. ये हमेशा रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, कंपनियां ख़त्म नहीं होती. अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में देखें तो ओनर्स की डेथ की सूरत में या पागल होने की सूरत में या शेयर बेचने की सूरत में वो खात्मा हो जाता है. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो इट डज नॉट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ. इसकी ज़िंदगी थोड़ी, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, पागलपन, रिटायरमेंट ऑफ एनी और इवन ऑल ऑफ इट्स मेंबर डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द कंपनी. कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई मर जाता है, दिवालिया हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई रिटायरमेंट हो जाती है, कंपनी पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी. और नंबर 5 पे है कॉमन सील. दो अ कंपनी हैज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, it acts through human beings who are called as director. They act as agent to the company but not to its members. All the act of company are authorized by its common seal. कोई भी मामला करना है, कोई भी लेन देन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी की मोहर लगाएंगे, अपने ज़ाती नाम की नहीं लगाएंगे. द कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. डॉक्यूमेंट नॉट बेयरिंग, जिस पे कोई जो है वो मोहर नहीं है. द कॉमन सील ऑफ द कंपनी विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी. कंपनी को वो बाइंड नहीं कर सकता. अगर डायरेक्टर अपने ज़ाती नाम पे, शेयर होल्डर अपने नाम ज़ाती नाम पे किसी से मुआहदा करते हैं तो उसका ताल्लुक कंपनी के साथ नहीं होगा. और नंबर 6 पे है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, ये मर्ज़ी होती है. अगर वो करवा लें तो बेहतर है, लेकिन
कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन कंपनी की। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मैंडेटरी। एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।